हेलो एवरीवन। तो बच्चों आज टर्न है इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर का। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग फर्स्ट बुक सेकंड बुक दोनों ही साथ साथ लेके चल रहे हैं ताकि एक साइकोलॉजिकल प्रेशर ना बनने पाए कि यार फर्स्ट बुक तो चल रहा है मगर सेकंड बुक पूरा हमारा बचा हुआ है। तो ये माइंडसेट दिमाग में ना आने पाए। हालांकि ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अगर हम लोग एक टाइम बाउंड हो करके सही तरीके से दोनों को कंप्लीट कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर भी अगर साथ साथ चले तो भी कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने साथ साथ सेकंड बुक शुरू कर दी। और मॉडर्न फिजिक्स हम लोग का बहुत अच्छे से चल रहा है एंड फोटोन थ्योरी हम लोग ऑलमोस्ट आधा कंप्लीट कर चुके हैं, बस आधा कुछ और बाकी है, फिनिश ऑफ हो जाएगा जल्दी से। इधर हम लोग फर्स्ट बुक में इलेक्ट्रिक करंट तक पहुंच चुके थे। इलेक्ट्रिक करंट में आज हम लोग का लेक्चर नंबर 3 और फर्स्ट 2 लेक्चर्स में हम लोग क्या अगर पढ़े इसकी बात कर लिया जाए तो बहुत बेसिक्स बात किया गया फर्स्ट लेक्चर में। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मेशन कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन की डेड वेलोसिटी क्या होती है, क्या रिलैक्सेशन टाइम होता है, पूरा प्रोसेस हम लोग अच्छे से फर्स्ट लेक्चर में पढ़ लिए। सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा। ओम्स लॉ के रिगार्डिंग जितने फॉर्मूले थे छोटे मोटे जो भी थे सारा कंप्लीट कर लिया। एंड अब आज इस क्लास में हम लोग कुछ पहले क्वेश्चंस करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लेक्चर्स में जो फॉर्मूले हम लोग पढ़े हैं उन फॉर्मूले पर क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन फॉर्मूले से कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इनकी बात करेंगे। कुछ क्वेश्चंस बहुत बढ़िया क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। फिर आज ही के लेक्चर में हम लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी पर भी बात करेंगे। कंडक्टर हो, सेमी कंडक्टर हो, टेम्परेचर के साथ इनका रेजिस्टेंस कैसे वैरी करता है, कहाँ पर चेंज करता है, कैसे घटता बढ़ता है और फॉर्मूले क्या है। और अगर वक्त मिला तो क्वेश्चंस भी हम लोग इस पर करेंगे। तो आज की क्लास से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कुछ क्वेश्चंस तो करने ही कर रहे हैं, प्लस एक बहुत शानदार टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, ये भी सीखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो चलो बिना देरी के वाले शुरू करते हैं। हम लोग आज का पहला क्वेश्चन ये, और हम लोग क्वेश्चन का ऑर्डर जैसे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स पढ़ा है, चैप्टर पढ़ा है, हमारे क्वेश्चंस का ऑर्डर भी वैसे ही मैंने रखा हुआ है। तुम जैसा कि हमेशा जानते हो कि मैं जब भी तुम्हारे लिए क्वेश्चन चूज़ करके लाता हूँ तो मेरा 2 मकसद होता है उन क्वेश्चंस को चूज़ करने का। कभी कभी क्वेश्चंस में खुद से गढ़ भी लेता हूँ, खुद से क्वेश्चन फ्रेम कर लेता हूँ। 2 उसका मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ कि उस क्वेश्चन में 2 में से एक चीज़ दोनों मिल तो अच्छी बात है, वो तुमको मिलना चाहिए। पहली बात कि क्वेश्चन जो हम लोग करें वो एग्जामिनेशन में आने वाले क्वेश्चन जैसे हों, ठीक है, सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हो। कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस के हेल्प से कुछ ट्रेंड को देख करके वो क्वेश्चंस में फ्रेम करके लेकर के आता हूँ। दूसरी चीज़ जो मैं क्वेश्चंस लाता हूँ उनमें मेरा ये प्राइम पर्पस होता है कि वो क्वेश्चंस में कैलकुलेशन से तुम्हारा काम ना हो कि उस कैलकुलेशन किया, फॉर्मूले पुट किया, काम हो गया। मेन मोटो होता है उससे कॉन्सेप्ट तुम्हारा और कितना क्लियर हुआ, तुम्हें कुछ कॉन्सेप्ट नया सीखने को मिला, या जो सीखा था वो और कितना बेहतर तरीके से और क्लियर हुआ। ये क्वेश्चन में हमें जहाँ मिलता है इस चीज़ को मैं इस क्वेश्चन को उठा लेता हूँ वरना भी फ्रेम कर लेता हूँ। तो वैसे ही क्वेश्चन आज भी तुम्हारे सामने है। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा तुम्हारे सामने। क्वेश्चन कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक करेंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज गिवन बाई I = I0 + α_t। एक कंडक्टर है जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है। ये इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो कर रही है, टाइम के हिसाब से चेंज कर रही है। I0 की वैल्यू है 10 एम्पियर, अल्फा एक कांस्टेंट है और I डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बोल रहा हूँ। I डिपेंड्स ऑन टाइम, करंट जो है वो टाइम के हिसाब से चेंज कर रही है, कुछ ऐसा इक्वेशन को देखकर पता चल रहा है। मतलब जो फ्लो ऑफ करंट है वो यूनिफॉर्म नहीं है ना, टाइम के हिसाब से करंट क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है। जो फ्लो ऑफ चार्ज है, जो चार्ज का आवेश का जो प्रवाह है वो एक समान नहीं है। एक समान होता तो करंट भी क्या होती बच्चों, कांस्टेंट होती। तो यहीं भी अगर करंट के इक्वेशन में टाइम अगर कहीं आता है तुरंत तुम्हारा एकदम कान खड़ा हो जाना चाहिए कि यार यहाँ पर जो टी है इसका मतलब कि जो चार्ज का फ्लो है कंडक्टर से यूनिफॉर्म तरीके से नहीं है, एक समान आवेश का प्रवाह नहीं है। तो उसमें कैसे करना है हमें देखना होगा कैसे का तरीका है। और कह रहा है कि वेयर I0 = 10 एम्पियर, अच्छी बात है, एंड अल्फा = 4 एम्पियर पर सेकंड, एक कांस्टेंट है, ठीक है। टी इस टाइम
चार्ज कितना फ्लो करेगा कंडक्टर से 0 to 10 सेकेंड। यहाँ पर एक बात और लिखा होना चाहिए, कंडक्टर का जो कोई क्रॉस सेक्शन है, एक क्रॉस सेक्शन बीच में लिया होगा, वहाँ 0 से 10 सेकेंड में कितना चार्ज का फ्लो हो रहा है वो हमसे पूछा गया है। जैसे मान लो क्वेश्चन कहने का ये है, मान लो मैंने एक कंडक्टर लिया, ठीक है, अब यहाँ से चार्ज का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट का प्रभाव हो रहा है, मगर वो इलेक्ट्रिक करंट कांस्टेंट नहीं है, करंट की वैल्यू हर अलग अलग वक्त पे अलग अलग आएगी। इसका मतलब कि चार्ज का फ्लो यूनिफॉर्म नहीं है, दैट मीन्स, ठीक है। तो चार्ज का फ्लो यूनिफॉर्म नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन ले लूँ ऐसे, तो इससे चार्ज का फ्लो डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट है ना, एंड सो द करंट। तो हमसे कह रहा है कि किसी एक क्रॉस सेक्शन से यहाँ से चार्ज का फ्लो तो हो गई, तभी करंट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो किसी क्रॉस सेक्शन से t = 0 से लेकर के t = 10 सेकेंड के बीच में, 0 से 10 सेकेंड के बीच में यहाँ से कितना टोटल चार्ज का फ्लो हो चुका होगा, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज का फ्लो हुआ होगा पता करना है। 10 सेकेंड में इस क्रॉस सेक्शन से, इस क्षेत्रफल से कितना आवेश बह गया होगा वो हमको फाइंड करना है। देखो, अगर चार्ज का फ्लो एक समान होता, इलेक्ट्रिक करंट टाइम पर डिपेंड नहीं करती, एकदम यूनिफॉर्म फ्लो होता, तो जो फॉर्मूला हम लोग क्लास 9th या 10th से पढ़ते हैं, I = Q/T, हम लोग लगा करके टाइम्स जो दिया होता चार्ज फाइंड कर लेते। I = Q/T, इट मीन्स Q = I × T कर दिया होता। इलेक्ट्रिक करंट और जितने समय तक पूछा जाएगा चार्ज का वैल्यू निकल गया होता। लेकिन बच्चों, जब ये इलेक्ट्रिक करंट ही वेरी कर रही है, अलग अलग टाइम पर अलग अलग है, तो पूरे 10 सेकेंड तक एक ही करंट तुम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला फ़िलहाल यहाँ पे यूज़ हमें नहीं करना है। ये कहाँ पे करना होगा, जब कंडक्टर से चार्ज का फ्लो क्या होगा, यूनिफॉर्म हो। सर पता कैसे चलेगा, तो ज़्यादातर क्वेश्चन में इक्वेशन देख के पता चल जाएगा, टाइम बस वहाँ पे नहीं हुआ। देखो, मुझे क्वेश्चन एकदम धीमे बताने में अच्छा लगता है। मैं क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व करने नहीं आता हूँ, मैं उसके आगे पीछे दाएं बाएं हर एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ताकि कल को अगर मैं नहीं भी रहूँ तो भी तुम्हें कोई दिक्कत ना हो सॉल्व करने में कि यार ये क्वेश्चन सर ने ऐसे बताया था। ऐसे क्वेश्चंस में ऐसे अप्रोच होना चाहिए। मेरा मकसद है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करने का, मेरा मकसद है तुमको अप्रोच सिखाने का। करेक्ट अप्रोच क्या है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो अप्रोच अगर तुम सीख गए तो बिलीव करो, फिजिक्स से आसान सब्जेक्ट कोई नहीं है। सिर्फ उसके आसपास माहौल इतना बना दिया गया है डर का कि यार फिज़िक्स बहुत मुश्किल विषय है, बहुत कठिन सवाल इसमें आते हैं। कठिन सवाल आएंगे ही, मुश्किल विषय हो गए, क्योंकि सही तरीका नहीं है पता है पढ़ने का, सही तरीका नहीं पता है पढ़ाने का। तो ये सब चीज़ें हमको ध्यान देनी होगी। अप्रोच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। किसी भी चीज़ को करने का, सीखने का अप्रोच तुम्हारा क्या है वो इम्पॉर्टेंट है। छोटा सा क्वेश्चन है मगर मैं इस वक्त ले रहा हूँ, ठीक है, वक्त लोगे तो ही वक्त बनेगा, ऐसा नहीं। तो अब क्या ऐसे कंडीशन में करेंगे, तो ऐसे कंडीशन में होगा जो फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए या हम लोग जो यूज़ करेंगे वो है I = dq/dt, ठीक है। अलग अलग टाइम पर अलग अलग करंट की वैल्यू होगी, तो dq = I × dt कर दिया, चार्ज हमको फाइंड करना था। अब फिर ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं बच्चों, दो तरफ का इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन कर दिया जाए तो इंटीग्रेशन dq = I dt, और हमें करंट की चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो का पता करना है, 0 से 10 सेकंड में कितना चार्ज का फ्लो हुआ है। तो इसको मुझे क्या करना होगा, 0 से लेकर 10 सेकंड तक क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा बस, ठीक है, समाकलन करना होगा हिंदी में कहोगे तो I = I0 + α_t dt 0 से लेकर के 10। अब इंटीग्रेशन जैसे करते हो कर डालो, ब्रैकेट ओपन किया तो क्या हो जाएगा, I0 dt + α_t dt 0 to 10 0 to 10, ठीक है। तो I0 कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t from 0 to 10
प्लस अल्फ़ा कांस्टेंट है, टी का इंडिकेशन क्या हो जाएगा, t²/2 फ्रॉम 0 to 10। ठीक है, तो आई नॉट एज इट इज़, एक बार टी के बदले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सिंपल सा इंडिकेशन, प्लस α/2, एक बार टी के बदले अपर लिमिट 10 का स्क्वायर 100, लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर 0। और इधर से क्या आ रहा है, इधर से डी क्यू का इंडिकेशन किया तो सपोज दैट क्यू आ गया। ठीक है, आई नॉट की वैल्यू कितना दिया है 10, ये है इंटू 10, अल्फ़ा दी है 4, तो 4/2 किया तो 2 ही आएगा, और अंदर क्या बचा है 100, तो 100 + 200 ये कितना आ गया 300 कूलम। Q = 300 कूलम। तो किसी एक क्रॉस सेक्शन से 0 से लेकर 10 सेकेंड के बीच में 300 कूलम चार्ज का फ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था, ये अप्रोच था ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, जो मेरे ख्याल से बहुत इजी वे में सबको समझ में आ गया होगा। बस छोटा मोटा इंडिकेशन का फॉर्मूला है जो हमको पता होगा, तो कुछ सेकंड्स की बात है, फट से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मगर बात अभी ख़त्म नहीं है, क्वेश्चन बहुत है, क्वेश्चन बहुत टाइप के हैं, हर एक टाइप को समझना है। एग्ज़ाम में न जाने कौन सा टाइप तुम्हारा वेट कर रहा हो। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 कंप्लीट कर लो, 2 क्वेश्चन की तरफ अभी तुरंत चलेंगे, डू इट फास्ट। तो चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, मगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन तुमको देखने को मिलेंगे, तो बढ़िया है, मतलब चांस है ऐसे क्वेश्चन आने के। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक करेंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोइंग थ्रू अ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर। एक कॉपर वायर है, ठीक है, एक कॉपर वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमें दिया है 1 मिलीमीटर स्क्वायर। अच्छी बात है, देने दो, हमारे क्या जाता है, कुछ भी दे। कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर। और मेरा ब्लू पेन कहाँ चला गया। ठीक है, कह रहा है कि कॉपर वायर ऑफ एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर और 1 एम्पियर की करंट का फ्लो हो रहा है। तो 1 एम्पियर करंट इज देयर, क्रॉस सेक्शन एरिया इज देयर। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया को हिंदी में क्या कहते हो, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। ठीक है, और यहाँ से 1 एम्पियर का करंट का फ्लो हो रहा है। एज्यूमिंग दैट ईच कॉपर एटम रिलीजेस, मतलब मुक्त करता है 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब मान के चलो कि एक कॉपर का जो एटम है, परमाणु है अंदर इस तार के अंदर, हर कॉपर के एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल के बाहर कर रहे हैं। मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन हम सब जानते हैं एटम से आते हैं, तो हर एक कॉपर एटम से मान लो एक इलेक्ट्रॉन को फ्री कर दिया जा रहा है। तो अब इसका हमें कहाँ पर कैसे यूज़ करना, क्यों दिया है, छोड़ दो अभी, जब तक हमें किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े उसके पीछे ना भागो। क्वेश्चन को पूरा पढ़ लो, क्वेश्चन में क्या पूछा गया उसको देख लो, और जो पूछा है उसके लिए हमें क्या चाहिए वो देख लो। ठीक है, ऐसे रैंडम नहीं भागना है कि ये लिखा है इसका मतलब क्या है, बस छोड़ो, ऐसा नहीं, पूरा क्वेश्चन पढ़ लो फिर देखते हैं। ठीक है, समझ के क्या कहना चाह रहा था। कैलकुलेट ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग की मांग यहाँ पे की जा रही है। एंड डेंसिटी ऑफ कॉपर इज दिस मच। कॉपर का डेंसिटी मतलब घनत्व। अब कॉपर के डेंसिटी की यहाँ पर क्या आवश्यकता थी, डेंसिटी यहाँ पर क्यों दिया है, बिना डेंसिटी के हमारा काम नहीं हो सकता था क्या, या अगर दिया है तो हम उसको कैसे यूज़ करेंगे फॉर्मूले में। बस यही बात को देखना समझना है, इसी के लिए तुम हो वहाँ पे और मैं यहाँ पर हूँ, वरना फिर क्या था इसका पर्पस। ठीक है, देखो डेंसिटी क्यों दिया है और कैसे इसको यूज़ करना है। यार हमसे पूछा गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट मेरे सामने है ही है, इलेक्ट्रिक करंट पता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछा जा रहा है। जहाँ भी इन दोनों का जिक्र एक साथ किसी क्वेश्चन में आए, तुरंत वहीं पे दिमाग में फॉर्मूला घूमना चाहिए, ये वाला। कौन वाला, समझ ही गए होगे, I = NE/AVD वाला। अब यहाँ से बच्चों तो कोई इलेक्ट्रिक करंट को हमें दिया हुआ है 1 एम्पियर, ड्रिफ्ट स्पीड पूछा है, फाइंड कर लेंगे। क्रॉस सेक्शन एरिया भी दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है।
इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो खैर सबको पता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ की बस ज़रूरत है, स्मॉल n। तो बच्चों अगर स्मॉल n की वैल्यू पता हो, स्मॉल n मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या, एकांक आयतन में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या, स्मॉल n हमको चाहिए। और वो अगर मिल जाएगा तो सिंपल जस्ट कैलकुलेशन करने की देरी है, 60 से n की वैल्यू आ जाएगी। भाई n बोल रहा हूँ, 60 से vd की वैल्यू आ जाएगी। मगर n कैलकुलेट कैसे करें? तो बच्चों इसी n को कैलकुलेट करने के लिए ये सेंटेंस यहाँ भी लिख रहा है, एज्यूमिंग दैट ईच कॉपर एटम रिलीजेस वन फ्री इलेक्ट्रॉन। मान के चलो इस कॉपर वायर के अंदर एक कॉपर का जो परमाणु है, एक Cu परमाणु जो है कॉपर, उससे एक इलेक्ट्रॉन को मुक्त किया जाता है, मतलब प्रति एटम एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। इसका मतलब कि इस कंडक्टर के अंदर जितने एटम्स होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आई मीन फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्यों? सॉरी, क्योंकि हर एटम से जब एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो जितने एटम उतने इलेक्ट्रॉन। तो अगर मुझको ये पता करना हो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो पता करना होगा इसके अंदर कितने एटम्स हैं और फिर उन इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से स्मॉल n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब ये कैसे करेंगे देखना, थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट अगर तुमको याद होगा, कॉपर का एटॉमिक वेट लगभग 63 होता है, हम सब जानते हैं, या 63.5 होता है शायद, जो भी हो लगभग इसी के आसपास होता है, जहाँ तक मुझको ध्यान आ रहा है। तो कॉपर का एटॉमिक वेट बच्चों 63 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कॉपर का 63 ग्राम हम लोग लेते हैं, 63 ग्राम ऑफ कॉपर हैज़ 6 × 10⁻23 एटम्स। ये नंबर याद आ रहा है ना? अवगैड्रो नंबर होता है ये, ठीक है, क्योंकि कॉपर का 63 ग्राम मतलब क्या होगा, 1 मोल ऑफ कॉपर हो गया, है कि नहीं? 1 मोल ऑफ कॉपर तो हो गया। तो कॉपर का 63 ग्राम लोगे, उसी को 1 मोल बोलते हैं। तो 1 मोल ऑफ कॉपर में इतने कॉपर के एटम होंगे, ठीक है। अब इस कंडक्टर का मास कैसे निकाला जाए? बहुत सिंपल सी बात। अच्छा, मैं 63 ग्राम है, इसको किलोग्राम में चेंज करना होगा, तुम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बताओ, इतने ग्राम में इतने एटम हैं। अच्छा, इस कंडक्टर का मास कैसे निकाला जाए? तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी कह सकते हैं। वॉल्यूम क्या होता है सबको पता है कि एरिया और लेंथ का मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी मतलब मास। द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व, ठीक है। मैं इसको किलोग्राम में चेंज कर ही लेता हूँ ताकि बाद में कोई लफड़ा न रहे। 63 × 10⁻³ किलोग्राम हैज़ दिस मच एटम। तो इतने किलोग्राम में इतना एटम है, तो 1 किलोग्राम में कितने एटम होंगे? ओके, क्या बात है सर, 6 × 23 कर दीजिए और डिवाइड बाई 63 × 10⁻³ कर दीजिए, इतने एटम्स मिल जाएंगे 1 किलोग्राम में। और अगर 1 किलोग्राम में इतने हैं तो इतने में कितने होंगे? देयरफॉर Al × D किलोग्राम में नंबर ऑफ एटम 6 × 10⁻23 डिवाइडेड बाई 63। अच्छा, इसको ऊपर ले जाऊँ मैं तो डायरेक्ट से 26 लिख दूँ, ठीक है, और इंटू Al × D, ठीक है। तो इतने नंबर ऑफ एटम्स तुमको मिलेंगे कॉपर के तार के अंदर, और जितने एटम मिलेंगे उतने इलेक्ट्रॉन भी मिलेंगे, क्योंकि हर एटम से एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा था। तो इतने ही एटम हैं और इतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हमको टोटल इलेक्ट्रॉन्स नहीं चाहिए होता है, हमें इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होता है बट पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए होता है। तो ये जो वैल्यू आई है फ़िलहाल हमारे काम की नहीं है, ये तो पूरे इलेक्ट्रॉन की संख्या आई है, किसके अंदर पूरे कितने इलेक्ट्रॉन हैं। हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, इस चालक के एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इस कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, वो स्मॉल n की वैल्यू है। तो कैसे निकालोगे? इस टोटल नंबर में टोटल वॉल्यूम से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। देयरफॉर, अच्छा मैं लिख भी दे रहा हूँ, दिस मच नंबर ऑफ एटम्स एंड दिस मच नंबर ऑफ
फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इतने ही कॉपर के एटम होंगे और इतने ही नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन भी होंगे। क्यों? क्योंकि प्रति कॉपर एटम से एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। देयरफॉर स्मॉल n कैसे निकालोगे? सर क्या करना है, टोटल नंबर में टोटल वॉल्यूम से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। जितने इसके इलेक्ट्रॉन अंदर हैं उनमें उसके पूरे वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए, मिल जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो डिवाइड कर दें उनमें, तो n की वैल्यू आई है दिस मच, 6 × 10⁻23, 26 हो गया ना वो, और नीचे क्या बचा है 63 × ALT डिवाइड बाई वॉल्यूम क्या हो गया AL। मैं मुझको लेंथ एरिया तो पता था, लेंथ मुझको नहीं पता था, तो हमें लेंथ और एरिया की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपस में कट जाएगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी आ गई, 6 × 10⁻26 डिवाइड बाई 63 इंटू डेंसिटी कितना दिया है, डेंसिटी कितना दिया है 9000 किलोग्राम। ठीक है, अगर मैं 9 से डिवाइड करूं तो 9 7 जा 63 एंड 9 इंटू ये कितना हो जाएगा 1000। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6/7 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा बच्चों 29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये मुझको मिल गया स्मॉल n की वैल्यू। ठीक है, तो करंट कितना दिया था 1 एम्पियर रख दिया, स्मॉल n कितना निकाल लिया 6/7 इंटू 10⁻29, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10⁻19, क्रॉस सेक्शन एरिया मिलीमीटर स्क्वायर में है, इसको मीटर स्क्वायर में चेंज किया तो -6। ठीक है, क्योंकि 1 मिलीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻6 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, और इंटू क्या हो गया बच्चों VD। अब यहाँ से कैलकुलेट करके हमारा काम है VD ड्रिफ्ट स्पीड को पता करना। अब इसको तो कैलकुलेशन कर सकते हैं, अब इसको सारे बच्चे कैलकुलेशन करके मुझको ज़रा बताने का कष्ट करेंगे कमेंट बॉक्स में कि हमारा आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, ऐसा छोड़ना नहीं है, कैलकुलेशन जो मैं छोड़ रहा हूँ तुम्हारे लिए वो करके मुझको बताना है। तो सारे बच्चे इसको कैलकुलेट करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में चिपकाएंगे और मैं देखूंगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है। कैलकुलेशन से भागना नहीं है, करोगे तो ही आएगा। ठीक है, चलो, तो वी हैव डन विथ क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी करो, बहुत क्वेश्चन में तुम्हारा वेट कर रहे हैं, जल्दी करो। तो अब जरा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत आते हैं, इनको फटाफट डिस्कस करते हैं। द इनिशियल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज 50 ओम। एक कंडक्टर का इनिशियल रेजिस्टेंस 50 ओम दिया हुआ है, प्रारंभिक प्रतिरोध 50 ओम है। अच्छी बात है। इट इज़ सो स्ट्रेच्ड, इस कंडक्टर को हम खींचते हैं और इतना खींचते हैं कि इसकी लेंथ में 30% का इजाफा हो जाता है। 30% का, अब 30% का इसमें इंक्रीमेंट होता है लेंथ में। ठीक है, तो लेंथ को बढ़ा करके 30% हमने इंक्रीमेंट कर दिया। और कैसे बढ़ाया है, स्ट्रेच करके, खींच करके बढ़ाया है। ठीक है, तो उसके रेजिस्टेंस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस 50 ओम था तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना होगा, अगर लंबाई में 30% का इजाफा हमने कर दिया है। तो तुमको हमने बताया था एक फॉर्मूला, अगर तुमको याद हो तो, कि अगर किसी कंडक्टर की लेंथ को हम चेंज करें n टाइम्स, ठीक है, n टाइम्स चेंज करें, L डैश इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ L, तो R डैश इज इक्वल टू क्या होगा n स्क्वायर टाइम्स ऑफ R। ठीक है, लेंथ में अगर n टाइम्स का बढ़ोतरी करोगे तो R क्या होगा, n स्क्वायर टाइम्स तुम्हारा बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बात इसमें ध्यान रखना, एक बात का तुमको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर n जो है वो लेंथ में चेंज को बताता है कि वो चेंज कितना है, फ्रैक्शनल चेंज कितना बढ़ोतरी हुआ है उसमें। ये परसेंट वाला n नहीं है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सर ने ये फॉर्मूला बताया है, यहाँ 30% है, लेंथ में 30% रखा, यहाँ 30 का स्क्वायर कर दिया, 900 आ गया। ठीक है, ऐसा नहीं करना है।
हमें करना यह होगा कि परसेंट वाले क्वेश्चन जब भी आएंगे उसे हमें फ्रैक्शन में चेंज करना होगा, डेसिमल में चेंज करना होगा, तो यहाँ पे फिर n की वैल्यू पुट करनी होगी। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान समझो, ये 30% n की वैल्यू नहीं है, परसेंट नहीं है यहाँ पर पे n है, ये n में एक मल्टीपल चेंज को शो करता है कि n कितना बढ़ोतरी हुआ, वो n की वैल्यू यहाँ पर चाहिए, परसेंट नहीं है। अगर कभी भी परसेंट आए, परसेंट में क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं इसलिए बता रहा हूँ, अगर परसेंट वाले क्वेश्चन आए तो हमको इनको फ्रैक्शन में चेंज करना है। फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है, एक हल्का सा क्लू बता देता हूँ, कोई बच्चों को पता होगा पहले से, जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ कि परसेंट को हम लोग डेसिमल में फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे और फिर उसको वहाँ पे रख करके आर फाइंड करेंगे। जैसे एक बस 10 सेकंड का वक्त मुझे दो, मैं तुमको सिखाता हूँ कि ये कहानी होती कैसे है, ये कहानी चलती कैसे है। जैसे मान लो x कोई एक वैल्यू है, ठीक है। अब x के लेफ्ट साइड में कुछ नहीं लिखा है, तो कुछ नहीं लिखा है का मतलब क्या लिखा होता है, 1। ये बच्चा जानता है कि 1 का हम लोग लिखते नहीं है, मगर वहाँ पर पे 1 होता है। 1 के अलावा होगा तो सब तो लिखते हैं, 1.2, 1.5, 2, 2.3, बस 1 ही बेचारे के साथ पक्षपात करते हैं, नहीं लिखते हैं। बाकी 1 से कम होगा, 0.2 होगा तो भी उसको लिखा जाएगा, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि वहाँ पर 1 है। ठीक है, ये पक्षपात नहीं है, ये 1 को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया है। ठीक है, कि 1 को नहीं लिख सकते, सबको लिखना है। एनीवे, तो 1 यहाँ पर नहीं लिखते, मगर 1 है मुझको पता है। और 1 किसी चीज़ का कितना होता है, 100% होता है। तो 1 को हमें मानना है बच्चों 100%। तो 1 का आधा 0.5 का मतलब क्या हो जाएगा, 50% हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 0.5 50% है तो 0.25 का मतलब क्या हो जाएगा, 25%। 0.2 का मतलब हो जाएगा 20%। 0.1 का मतलब हो जाएगा 10% और 0.01 का मतलब हो जाएगा 1%। तो हम लोग परसेंट को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करना हमको आना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये लिखा है 1x तो मतलब 100% है, और मैंने कहा कि हमने इसको 50% बढ़ा दिया, तो 50% बढ़ाने के बाद इसकी वैल्यू क्या होगी, 1.5x, क्योंकि 1 तो पहले से था। 0.5 का मतलब क्या हो गया, 50% बढ़ गया। अगर मैं कहूँ कि x की वैल्यू को मैंने 65% बढ़ा दिया, तो 65% बढ़ाने के बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.65x। 1 तो था पहले से ही, 0.65 का मतलब 65% बढ़ गया। तो 65% को हमने ऐसे फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, 65% की बढ़ोतरी को हमने फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। और देख लो, x को मैंने बोला कि यार 32% बढ़ा दो, इंक्रीज द x बाई 32%। तो 32% बढ़ाने के बाद तुम लिखोगे क्या, 1.32x। एक जल्द तरीका बता रहा हूँ कि तुम ऐसे ही लिख सकते हो। ठीक है, तो इसी चीज़ का मुझको फॉलो करके बस आंसर देना है। अच्छा, इसमें एक बता दूँ, अगर x की वैल्यू को मैं बढ़ा करके लिखता हूँ कि 1.49x, तो x की वैल्यू अगर 1.49x हो गई तो इसका मतलब क्या होता है कि 49% x की वैल्यू बढ़ गई, क्योंकि 1 तो 100 है, 0.49 का मतलब क्या हो गया, 49% बढ़ गया। लेकिन अगर कभी ऐसे आ जाएगा 1.497 आ जाएगा, तो इसको 497% नहीं बोलेंगे, यहाँ भी 2 डिजिट के बाद क्या लग जाएगा, डेसिमल। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि 49% बढ़ गया है, और 497 का मतलब हुआ कि 49.7% बढ़ गया है। तो कभी भी अगर 3 डिजिट आएंगे तो अगर 2 डिजिट के बाद तुमको क्या लगा देना है, डेसिमल लगा देना है। तो अब मैं तुमको ये सब क्यों बता रहा हूँ, तुमको बता रहा कि तुमको परसेंट को पॉइंट में, पॉइंट को परसेंट में चेंज करना पता होना चाहिए, क्योंकि हमको जो चीज़ बचानी है वो क्या बचानी है, अपना वक्त बचाना है। हमारे पास सब कुछ होगा एग्ज़ाम में सिवाय एक चीज़ को छोड़कर, और जो है टाइम। तो हमको कुछ ऐसा काम नहीं करना है जिससे टाइम हमारा ज़्यादा खर्च हो, हमें काम वो करना है जिससे टाइम हमारा कम खर्च हो। भले घर पे हमें 10 मिनट लग जाए किसी नई चीज़ को सीखने में, मगर वो जब चीज़ सीखें तो वो हमारा एग्ज़ाम में 10 मिनट बचाए भी। अगर हम 10 मिनट घर पे खर्च कर रहे हैं तो एग्ज़ाम में मेरा वो 10 मिनट बचाता है कि नहीं बचाता है, ये भी हमें देखना है।
तो 10 मिनट खर्च करके अगर हम कोई चीज़ सीख जाते हैं तो क्या ही बुरा है, जब एग्ज़ाम में हमें काम आने वाला है। तो बच्चों परसेंट को पॉइंट में, पॉइंट को परसेंट में अगर तुम चेंज करना सीखोगे तो तुम्हारा जो ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री का जो कैलकुलेशन है वो तुमको बहुत तंग नहीं करेगा, क्योंकि कैलकुलेशन नहीं है तो फिर न्यूमेरिकल्स में दिक्कत होगी। फिजिक्स में तो हर जगह, केमिस्ट्री बहुत जगह पे है, केमिस्ट्री तो बिना परसेंट के तुम काम ही नहीं कर सकते। पूरा मोल कॉन्सेप्ट परसेंट से बड़ा पड़ा हुआ है ना। तो परसेंट को पॉइंट में, पॉइंट को परसेंट में, ये हमारा आना चाहिए। तो एक हल्का सा कोशिश मैं तुम्हें किया हूँ, बाकी बहुत ज़्यादा हमारी ज़रूरत नहीं है, हमारा काम उससे हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इसको मिटाऊंगा और उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चे कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे और इसको अब अप्लाई करने की बारी है, ठीक है। तो चलो अप्लाई करके देखते हैं इसको। फाइन, 30% सीधा यानी रखना है, ठीक है। क्या कह रहा देखो, लेंथ इंक्रीजेस बाई 30%। तो इनिशियल लेंथ अगर L है और मैंने कहा कि 30% इसको बढ़ाओ, तो 30% बढ़ाने के बाद L डैश की वैल्यू क्या लिखोगे, 1.3L। यही है 30% का इंक्रीमेंट, बस और कुछ नहीं है। ये 1 कहाँ से आ गया, 1 तो पहले से था ही यहाँ पर पे, उस 1 में 0.3 मतलब 30% की बढ़ोतरी हो गई है। गॉट माई पॉइंट। ये हमेशा 1, ये हमेशा 0. ये हमेशा पॉइंट ही नहीं रहेगा। जब यहाँ सिर्फ 1 होगा तभी ये 0.3 होगा। अगर यहाँ पे 2, 3, 4 कुछ और तो फिर अलग चीज़ है, वहाँ पे नहीं जा रहा हूँ अभी। तो अगर यहाँ पर L है और L को मैंने कहा कि 30% बढ़ा दो, तो 30% बढ़ाने के बाद तुम क्या लिखोगे, 1.3L। अब यहाँ पर पे ये चीज़ वाला फॉर्म तुम्हारा काम करेगा। अब ये n की वैल्यू मुझको मिल गई 1.3, तो n की वैल्यू 30% यहाँ सीधे में चिपका देना, उसको डेसिमल में चेंज करोगे तब जाके n मिलेगा। और n की वैल्यू मुझको मिल गई तो r कितना होगा, r डैश क्या होगा, n स्क्वायर r, यानी कि 1.3 का स्क्वायर इंटू r। 1.3 का स्क्वायर कितना होता है, 1.69, और r कितना दिया है बालक, 50 ओम, ठीक है। 100 होता तो 169 रहता, और 50 है तो 80, 84, 84.5, 84.5 ओम इज़ द आंसर, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि अगर लेंथ में परसेंट चेंज दिया हो तो उससे रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। परसेंट को पॉइंट में चेंज कर लो एंड जस्ट जो फॉर्मूला पड़ा उसको अप्लाई कर दिया जाए, ठीक है। अब जल्दी से इससे कर लो, 2-3 क्वेश्चन और इस पे करेंगे ताकि एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि करना क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। जल्दी चलो, अब मैं इस पे 2-3 क्वेश्चन और तुमको करके बताता हूँ कि कैसे हमें करना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को। एक एग्जांपल समझ गया और इस फॉर्मूले को समझ लिया कि जब भी लेंथ L डैश n टाइम्स जाएगी, रेजिस्टेंस क्या होगा, n स्क्वायर टाइम्स जाएगा। बस इतना मुझको ध्यान रखना है और सारे के सारे परसेंट को पॉइंट में चेंज करना है। अब कुछ बेसिक क्वेश्चन लेता हूँ, 3-4 तुमको बताता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लेंथ इंक्रीजेज बाई 2%, तो व्हाट इज द परसेंट चेंज इन रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन लिख लेना बस, काम की बात बोल जरूर दूंगा तुम्हारे लिए। अगर किसी कंडक्टर को स्ट्रेच करके, खींच करके उसकी लेंथ में 2% का मैं इजाफा कर देता हूँ, वृद्धि कर दूँ, बढ़ा दूँ, तो रेजिस्टेंस में कितना चेंज होगा। और ये जो चेंज पूछा जाएगा वो चेंज भी तुमको परसेंट में देना है। लेंथ में चेंज परसेंट में दिया रहेगा, आर में चेंज भी परसेंट में उनसे पूछा जाएगा। ये बहुत जनरल क्वेश्चन है जो आते हैं, मगर दुख की बात है कि बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाते, गलती करके चले आते हैं। लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये, इसलिए थोड़ा सा इसमें मैं एफर्ट दे रहा हूँ। लेंथ में 2% का चेंज हो रहा है, इनफैक्ट इंक्रीमेंट हो रहा है। रेजिस्टेंस में कितना परसेंट चेंज होगा, फॉर्मूला वही है, लेकिन यहाँ पे n सीधे परसेंट वाला नहीं रखाएगा। फिर बोल दे रहा हूँ कि सीधे 2% मत करना और 2 का स्क्वायर करके 4% सर जी ने कहा था,
एकदम मामला गड़बड़ा जाएगा। परसेंट को पहले फ्रैक्शन में चेंज करो, डेसिमल में चेंज कर लो, फिर उसके बाद रखो, कोई दिक्कत नहीं, सीधा परसेंट नहीं आएगा। बात को समझना। तो लेंथ में 2% का इंक्रीमेंट हुआ तो लिखूंगा क्या, लेंथ को मैं 1.02L लिखूंगा, द L डैश इज इक्वल टू 1.02L। तो 0.02 ही तो 2% है, तो R कितना होगा, R डैश इज इक्वल टू 1.02 का होल स्क्वायर इंटू R। जब हमने परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज कर दिया तब उस फॉर्मूले को लगाना है, ऐसे नहीं, सीधा नहीं। अब 1.02 का स्क्वायर नहीं है तो कर लो यार, कितना वक्त लगेगा करने में। तो 1.0404 आएगा, चेक करना, बहुत बार करवाया हूँ, मुझको याद है ना, 1.0404 आएगा। तो अब 1 पॉइंट के बाद जो लिखा है वही हमारा चेंज है। ये तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इतनी आई है कि इतना रेजिस्टेंस हो जाएगा, मगर चेंज कितना होगा, तो चेंज के बाद भाई 1 तो था ही पहले से, बस ये जो लिखा है 1 के बाद एक्स्ट्रा वैल्यू वही हमारा चेंज है बेटा। तो अब ये क्या है, इसको 404 नहीं बोलेंगे, मैंने बताया था ना कि यहाँ पर अगर 4 के बाद 2 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो कितना होगा, 4.04% का इंक्रीमेंट हो जाएगा। एक और देख लो, अगर लेंथ में हमने 20% का इंक्रीज कर दिया, लेंथ 20%, 2% नहीं 20% बढ़ जाए, तो ऐसे कंडीशन में आर में कितने परसेंट चेंज होगा, ये क्वेश्चन है। अभी स्ट्रेच करके बदला जा रहा है, मैं बार बार क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, बेकार फालतू में टाइम वेस्ट होगा, बस समझना है कैसे क्वेश्चन करना है। 2% का क्या मतलब है, 20% का क्या मतलब है। तो लेंथ में 20% को लिखोगे क्या, लिखोगे सर 1.2L, 1.02 का मतलब 2%, 1.2 का मतलब 20%, ठीक है। तो लेंथ में 1.2% का अगर इंक्रीमेंट है तो आर में कितना होगा, आर में क्या होगा, 1.2 का स्क्वायर कर दिया। अब 1.2 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया, आर डैश की वैल्यू आ गई 1.44 आर। अब उसमें जो 1 के बाद लिखा वही तुम्हारा इंक्रीमेंट है, तो 0.44 को परसेंट में क्या बोलोगे, 44% का इंक्रीमेंट है। तो लेंथ को 20% चेंज, अब कुछ लोग क्या कहते हैं 20 सीधे यहाँ पुट करेंगे और 20 के स्क्वायर बोलेंगे सर 400% बढ़ जाएगा। ऐसा गुनाह मत करना, उस परसेंट को पहले फ्रैक्शन में चेंज करके फिर स्क्वायर करो। तो लेंथ में 20% का चेंज करोगे तो रेजिस्टेंस में 44% का इंक्रीमेंट पाओगे। कहने का मतलब ये है। एक दो और अभी करेंगे, जैसे लेंथ ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस बाई 5%, कंडक्टर की लेंथ को 5% बढ़ा दिया, तो पूछ रहा है कि उसकी रेजिस्टेंस में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, बढ़ोतरी होगी, ठीक है। तो सीधा 5 रख करके 25 मत कर देना, अरे सर ने बताया था n वाला n स्क्वायर वाला, तो 5% लेंथ है तो यहाँ कितना हो गया, 5 का स्क्वायर 25%, बड़ा बुरा फंस जाओगे। पहले परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज कर लो। तो 5% को मैं क्या लिखूंगा, L डैश इज इक्वल टू 1.05L। अगर किसी बच्चों को ये भी नहीं समझ में आ रहा हो कि सर कैसे चेंज कर दे रहे हैं, तो उसमें 100 से डिवाइड कर देना। 5 में 100 से डिवाइड करो कितना आएगा, 0.05, बस लिख देना, 1 उसके साथ जोड़ देना। 23% को 100 से डिवाइड को कितना आएगा, 0.23 जो वहाँ लिख देना। तो अगर किसी को दिक्कत होगी सर 5% को 0.05 लिख दी कैसे, तो 100 से डिवाइड कर देना, 5 को डिवाइड करो 100 से कितना आएगा, 0.05 आएगा, वही है ये। तो लेंथ अगर 1.05 टाइम्स हो गया है तो आर डैश कितना हो जाएगा, 1.05 का स्क्वायर। अब 105 का स्क्वायर किसको याद है यार, फट से मल्टीप्लाई कर सकते हो, कितना हो जाएगा 1.1025 आर। तो आर डैश इज इक्वल टू 1.1025 आर आ गया। अब इसको 1025 नहीं पढ़ना है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट चिपका देना है। तो इसका आंसर क्या हुआ, 10.25% का इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें लेंथ में परसेंट चेंज पता हो तो रेजिस्टेंस में परसेंट चेंज कैसे निकालेंगे। तो जो हमने किया वो क्या है, ये है लेंथ में अगर परसेंट चेंज हमको पता है तो आर में
परसेंट चेंज हम कैसे निकालेंगे, ये उसका एक झांकी है, एक उसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन में दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 का है। सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के 4th पार्ट का आंसर, और ये 4th पार्ट ये रहा। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट मैंने कर दिया। ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट, जो सारे बच्चों को करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना होगा। इसका आंसर क्वेश्चन ये है कि लेंथ इंक्रीजेस बाई 2.5%। ठीक है, हमेशा परसेंट इंटीजर में नहीं आएगा, वो कुछ भी आ सकते हैं। लेंथ में 2.5% का इंक्रीमेंट है, तो व्हाट विल बी परसेंट चेंज या इंक्रीमेंट इन रेजिस्टेंस दिस। इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हें कहाँ लिखना है, तुम्हें कमेंट बॉक्स में चिपकाना है। ठीक है, लिख कर, कैसे नहीं कि क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4th का आंसर ये आएगा। ठीक है, बहुत बच्चे देखते हैं, करते हैं, इसलिए मैं हमेशा और क्वेश्चन देता हूँ कि सारे बच्चे करें और आंसर दें और पार्टिसिपेट करें। याद रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, पार्ट नंबर 4th का आंसर क्या होगा। लेंथ में 2.5% का बढ़ोतरी है, आर में कितने परसेंट का होगा। गलती मत करना, सीधा 2.5% यहाँ मत रखना कि 2.5 का स्क्वायर 6.25%, ऐसा नहीं है। इसको पहले फ्रैक्शन में चेंज करोगे, डेसिमल में चेंज करोगे, फिर बताओगे कि आर में कितना परसेंट का इजाफा होगा। ठीक है, ये काम तुम्हारा है, मैं ज़रूर चेक करूँगा। जल्दी कर लो, 4th क्वेश्चन की तरफ तुरंत चलते हैं। तो अब चलते क्वेश्चन 4th, देखते हैं क्वेश्चन 4th में क्या नया चीज़ है, क्या सीखने को मिलता है। 4th क्वेश्चन करने के पहले एक फॉर्मूला जरा मैं रिकॉल करवा दूं। इसके जस्ट बैक लेक्चर का था कि क्या था, ठीक है, अगर रेडियस r/n होता है किसी कंडक्टर का, खींच करके थिकनेस उसका कम कर दिया जाए, तो एरिया बिकम्स a/n²। याद आ रहा है? ठीक है, क्यों? क्योंकि a के फॉर्मूले में क्या होता है, πr²। और एरिया अगर n² घटता है तो लेंथ क्या होता है, n² बढ़ता है। लेंथ अगर n² बढ़ता है तो r क्या होता है, n⁴ बढ़ता है। ये रिलेशन हमें याद रखना है। ठीक है, इससे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, बट नॉट नेसेसरली कि हम लोग एक एक करके, अगर यहाँ पे हम लोग कभी कभी हम लोग अगर हमको लगेगा कि हम ऐसा कर सकते हैं तो सीधे भी जंप मार देंगे। ठीक है, थिकनेस से सीधे r पर पहुँच जाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। द इनिशियल स्ट्रेंथ ऑफ अ कंडक्टर इज 160 ओम। कोई एक कंडक्टर दिया है जिसका रेजिस्टेंस कितना दे रहा है, बालक 162 ओम दिया हुआ है। इट इज़ सो स्ट्रेच्ड, इसको इतना खींचते हो दैट इट्स थिकनेस रिड्यूस टू 3/5। रिड्यूस टू मतलब इतना हो जाता है, तो रिड्यूस टू 3/5। थिकनेस मतलब एक्चुअली क्या होता है, डायमीटर। ठीक है, मतलब व्यास हिंदी में कहते हो। तो जो डायमीटर घटेगा वही तुम्हारा क्या होगा, रेडियस भी घटेगा। तो थिकनेस का मतलब डायमीटर, डायमीटर मतलब रेडियस। तो अगर मैं इसका रेडियस r मानूं तो यहाँ पर कितना हो गया है, r' इज 3r/5। पहला क्वेश्चन करके पूरा बता रहा हूँ। इनिशियल थिकनेस अगर रेडियस अगर r थी तो यहाँ पे अब रेडियस क्या होगी, 3r/5। पहले का 3r/5 हो गया। पूछा है कि इसका 162 ओम है तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। क्वेश्चन समझो पहले क्या है कि क्वेश्चन में बदलाव क्या दिया है और पूछा क्या जा रहा है। ठीक है यार, रेडियस में चेंज दिया है, आर में चेंज पूछा है, तो सीधे आओ ना यार, ये सब क्यों करना है, जब होगा तब करेंगे। फिलहाल यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, बस ध्यान रहे कि r' इज इक्वल टू 3r/5 मुझको दिया हुआ है, तो इसको मैं चाहूँ तो r/5/3 बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जो डिनोमिनेटर मुझको डिनोमिनेटर में लेकर के आना है, तो फट से कंपेयर कर लेंगे ना कि n की वैल्यू क्या है, बिना किसी कन्फ्यूज़न के। यहाँ देखो n वो है जो r के डिनोमिनेटर में है, तो मैंने उस न्यूमरेटर को मैंने कहाँ ला दिया, डिनोमिनेटर ला दिया। तो अब मैं यहाँ से कंपेयर करूँगा तो कोई भी देखे कहेगा सर सिंपल सी बात है, n की वैल्यू क्या है, 5/3, 3/5 नहीं, 3/5 नहीं, कंपेयर कर लो 5/3।
अब n मिल गया, आ जाओ यहाँ पर पे, तो r डैश क्या होगा 5/3 के पावर 4 इंटू आर, तो 5 के पावर 4 625 हो जाएगा, r के पावर 4 3 के पावर 4 की जगह 81 हो जाएगा, और शुरुआत कार कितना दिया था 162, तो 2 बार में कैंसिल किया तो वैल्यू कितनी होगी 1250 ओम इज़ द आंसर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को भी हम लोग फटाफट कर सकते हैं जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो बस तुमको ध्यान देना होगा कि हमें थिकनेस को कैसे चेंज करना है और n की वैल्यू यहाँ पर पे क्या है। ये इसका क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में तुम सबको करने को दे रहा हूँ, इसका भी हमें क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में सबको बताना होगा। क्वेश्चन ये है कि इनिशियल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज, चलो कॉल इट 16 ओम है। ठीक है, इसको इतना खींचा गया कि थिकनेस बिकम्स 2/5 ऑफ इनिशियल थिकनेस। इसको इतना खींचा गया कि 2/5 गुना हो गया। तो व्हाट विल बी फाइनल रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इसका आंसर भी तुम्हें सारे बच्चों को कमेंट बॉक्स में अभी तुरंत वीडियो को पॉज करके कैलकुलेट करके आंसर चिपकाना है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाना है, तुरंत छोड़ना नहीं है। तो उसका क्वेश्चन का आंसर, इसका क्वेश्चन का आंसर मैं वेट करूंगा, देखूंगा कौन कौन बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं। मेथड देखो, अप्रोच देखो और फटाफट क्वेश्चन पे अप्लाई करो। ठीक है, तो 4th क्वेश्चन हो गया, आगे की तरफ चलेंगे, जल्दी कर लो इसको पहले। चलो 5th क्वेश्चन कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3 कंडक्टर्स ऑफ सेम टाइप इनके सेम है, मतलब एक ही मेटल के एक ही टाइप के ये 3 कंडक्टिंग वायर है। वैसे इसके लिखने का मतलब सिर्फ ये तुमको बताना चाहता है, इनका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा, विशिष्ट प्रतिरोध, रेजिस्टिविटी इसको कहते हो, वो इन सब के लिए क्या होगा, सेम होगा। क्योंकि रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, टाइप ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करती है बेसिकली। तो टाइप सबका सेम है, तो कहना चाहता है रो सबका सेम है। ठीक है, इनकी लेंथ का रेशो तुमको दिया है 1:2:3, लेंथ का रेशो। ठीक है, मतलब इनकी लेंथ का रेशो दिया है 1:2:3, और उनके मास का रेशो भी दिया हुआ है। इस बात का ध्यान रखना कि मास का रेशो है 3:2:1, ठीक है, उसका उल्टा। तो मास का रेशो है 3:2:1। ठीक है, फाइंड द रेशो ऑफ देयर रेजिस्टेंस। उनके रेजिस्टेंस का रेशो क्या होगा जरा बताओ। ठीक है, अब तुमको यहाँ पर सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि फॉर्मूला क्या पड़ा है। तो फॉर्मूला पड़ा है रो L/A। ठीक, ये रो का टेंशन नहीं है, रो सबका सेम है, डिवाइड दोगे कट जाएगा। लेंथ का टेंशन नहीं है क्योंकि लेंथ का रेशो सबका पता ही है। एरिया का रेशो हमें चाहिए और एरिया का नहीं पता है, उसके बदले किसका पता है, मास का है। तो हम एक काम करें, ऐसे क्वेश्चन में दो काम कर सकते हो, या तो मास के हेल्प से एरिया का रेशो निकालो, या फॉर्मूले से ए को गायब ही कर दो और उसके बदले मास को इंट्रोड्यूस करा दो। कैसे करोगे देख सकते हैं। मास इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व, और वॉल्यूम क्या होता है कंडक्टर का, एरिया इनटू लेंथ। इतना तो हमको पता है। तो यहाँ से एरिया अगर मैं निकालना चाहूँ तो एरिया इज इक्वल टू लिख सकता हूँ मास अपॉन L इंटू डी। अब तुम कहोगे सर डेंसिटी भी तो आ रहा है, एक अननोन फैक्टर जो हमको नहीं पता है, बिल्कुल नहीं पता है, लेकिन बेटा सेम टाइप है, तो सेम टाइप में डेंसिटी पता नहीं, मगर जो भी होगी सबकी सेम होगी, तो डेंसिटी भी हवा हो जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा रो की तरफ। तो जो सेम चीज़ के लिए जो सबके सेम होगा नहीं तो उसको हटना ही रेशो निकालते समय। तो A इज इक्वल टू यहाँ पुट कर दो, तो इम्प्लाइज दैट R इज इक्वल टू क्या होगा, रो L, A की वैल्यू क्या होगी, M/L इंटू डी। ठीक है, ये भागा दो ऊपर की तरफ, तो R इज इक्वल टू क्या आएगा, रो L इंटू L स्क्वायर, ऊपर गया D, नीचे गया M। अब देखो रो और D सबके लिए सेम होगा क्योंकि सेम टाइप के बोला हुआ है।
और एल स्क्वायर बाई एम बच गया, तो एल और एम तक तो हमको रेशो पता ही है, तो हम कह सकते हैं इससे आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर बाई एम कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर बाई एम। यानी कि अगर रेशो निकालूँ R1:R2:R3 तो क्या मिलेगा, L1 स्क्वायर बाई M1:L2 स्क्वायर बाई M2:L3 स्क्वायर बाई M3। बस रेशो पुट कर दो, L1 स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, कुछ x y x, या 1x 2x 3x मान लेना, ये 3y 2y y मान लेना, वैसे भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, और ये 3 हो जाएगा इस 2, L2 स्क्वायर बाई M2 स्क्वायर बाई M2 4 और 2, L3 स्क्वायर बाई M3 9/1, तो कितना आ गया, अच्छा 1/M3 है ना, 1/M1 3 होगा ना, ना 1/3:2:9, ये आर का रेशो, और मगर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, 3 से मल्टीप्लाई भी कर दो, 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 3:2, यहाँ पे आएगा 3 2 6, यहाँ पे क्या आएगा 27, ये तुम्हारा हो जाएगा राइट आंसर। तो 3:6:27 विल बी द राइट आंसर ऑफ देयर रेशियो रेजिस्टेंस। उनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा, 3 संबंध 6 संबंध 27 होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में ये तुमको अप्रोच रखना होगा। जल्दी करो, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ भी तुरंत चलेंगे, डू इट फास्ट। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 क्वेश्चन भी 5 से मिलता जुलता है, थोड़ा सा डिफरेंट है, और वो डिफरेंट भी क्या है देख के समझ आओ, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। 2 कंडक्टर्स हैं, सेम टाइप के हैं। अब तो समझ गए होंगे कि सेम टाइप बोल करके तुमको क्या बताना चाहता है, तुमको कैसे हेल्प करेगा ये। हैविंग रेशियो ऑफ देयर रेडियाई क्रॉस सेक्शन, उनके जो क्रॉस सेक्शन रेडियस है उनका रेशियो दिया 2:3। मतलब ये हुआ कि 2 कंडक्टर हैं सॉरी 2 कंडक्टर हैं जिनके क्रॉस सेक्शन का रेडियस हमें दिया हुआ है। अगर ये R1 है, ये R2 है, तो ये क्रॉस सेक्शन रेडियस, इनके अनुप्रस्थ त्रिज्याओं का क्षेत्रफल दिया है 2:3। ठीक है, अनुप्रस्थ त्रिज्याओं का क्षेत्रफल 2:3। ओके, मास का रेशो, द्रव्यमान का भी अनुपात दिया हुआ है, वो भी कितना है 1:2। अच्छी बात है। फाइंड द रेशो ऑफ देयर रेजिस्टेंस, उनके प्रतिरोधों का अनुपात कितना होगा, रेशो ऑफ देयर रेजिस्टेंस, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, फिर वही बात है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में लेंथ दिया था, मास दिया था, एरिया नहीं पता था, या रेडियस पता है। अच्छा, रेडियस पता है तो एरिया निकाल सकते हैं। अगर रेडियस का रेशो 2:3 है तो इनके क्रॉस सेक्शन एरिया का रेशो कितना होगा 4:9, क्योंकि A इज इक्वल टू क्या होता है πr²। तो R में क्या होता है, स्क्वायर होता है, तो जो R का होगा उसका स्क्वायर कर दोगे तो A का निकल जाएगा। तो A का पता है, M का पता है, और रेजिस्टेंस का पूछा गया है। तो R का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ρL/A। रो का टेंशन नहीं है, L नहीं पता, A पता है, R का निकालना है। उसमें L पता था, A नहीं पता, यहाँ A पता है, L नहीं पता है, मतलब करना वही है। अगेन मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी किया। अब यह लेंथ को हटाना है और मास को लेके आना है, तो लेंथ को हटाना है और मास को लेके आना है, तो देयरफॉर यहाँ से L इज इक्वल टू बोल सकते हो m/a/d। ठीक है, m/a/d। अब यहाँ चिपका दो, तो R का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा मुझको, R इज इक्वल टू रो, L की वैल्यू है m/n/L। ठीक है, ठीक कर रहे हैं, L की वैल्यू है m/n/L और बाई A एज इट इज़। ठीक, क्या कुछ गलत कर दिया क्या, क्या लिख रहा हूँ मैं, m/a/d है ना, a/d/a²। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, R की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो m/a²/d। यार सेम टाइप है तो रेजिस्टिविटी और डेंसिटी सबके लिए सेम होगा, तो वी कैन कंक्लूड दैट, हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि m/a² की प्रोपोर्शनल होगा R की वैल्यू, यानी R1:R2 क्या मिल जाएगा, m1/a²।
A1 स्क्वायर इज टू M2 बाई A2 स्क्वायर। ठीक है, तो M1 बाई A1 स्क्वायर, तो M1 बाई A1 स्क्वायर, M1 इज़ 1, A1 इज़ 4, 4 का स्क्वायर 16, M2 इज़ 2 और A2 स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना, सिंप्लीफाई करके आंसर जो भी होगा फाइंड कर, दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, तो अप्रोच हमको देखना है कि अप्रोच हमारा क्या होना चाहिए। जो चीज़ हमारे काम की नहीं है उसको हटाना है, जो काम की है उसको लेकर के आना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमको अपने आप से फॉर्मूले को हम लोग अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ बेसिक बातों का बस ध्यान रखते हुए। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। और आज जो भी हमने सीखा है रेजिस्टेंस के रिगार्डिंग, लेंथ में चेंज करना हो, परसेंट में चेंज करना हो, और जो भी कुछ बेसिक क्वेश्चन देखा उस पर बहुत अच्छे से कमांड कर लो। ऐसे क्वेश्चन तुमको नीट CUT दोनों एग्जामिनेशन बहुत ढेर सारे मिलने वाले हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास जो होगी वो मॉडर्न फिजिक्स की होगी, और आगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे, कुछ और टॉपिक्स भी कंप्लीट करेंगे, और फिर ऐसे अल्टरनेट करके हमारा दोनों फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट चलता चलेगा। बस मेहनत तुमको करनी है, पॉजिटिव तरीके से प्रय करके काम करना है, और ईमानदारी से काम करना है, रिजल्ट जो भी होगा अच्छा होगा। ठीक है, आज के क्लास में कोई मिसकॉन्सेप्शन हो, कुछ अगर दिक्कत हो, कहीं पर कुछ समझने में बात हो, तो तुमको पता है क्या करना है। ठीक है, मिलते हैं इस क्लास में। आज के लिए थैंक यू सो मच।